Assalamualaikum dear students and friends. This is Saqib Iqbal. Welcome on my YouTube channel Iqbal Biology. आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट नील बोहर एटॉमिक मॉडल या इसको हम नील बोहर एटॉमिक थ्योरी भी कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसके हिस्ट्री के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। हिस्ट्री में मैं आपको ये बताऊंगा कि इस मॉडल को किसने प्रपोज किया, कब प्रपोज किया और क्यों प्रपोज किया, यानी इन तीन क्वेश्चन के आंसर आपको इसी हिस्ट्री में मिलेंगे। तो हिस्ट्री ये है कि हमारे पास 1913 में एक साइंटिस्ट था, दैट इज नोन एज द नील बोहर। इसी नील बोहर ने हमारे पास इसी थ्योरी को प्रपोज किया। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, यहां पर जहन में क्वेश्चन अराइज होता है कि इसको के व्हाई नील बोहर प्रपोज दिस थ्योरी, कि नील बोहर ने ये थ्योरी क्यों प्रपोज की। सो क्वेश्चन ये है कि व्हाई नील बोहर प्रपोज दिस थ्योरी। लेकिन उससे पहले आपका कंसेप्ट अब क्लियर होगा कि इसको नील बोहर एटॉमिक थ्योरी क्यों कहते हैं। नील बोहर एटॉमिक थ्योरी इसको इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये नील बोहर ने प्रपोज किया था। एक दूसरा एटॉमिक थ्योरी, ये थ्योरी किस चीज पे इन्होंने प्रपोज किया था, एटॉमिक स्ट्रक्चर पे। सो इस वजह से इसको एटॉमिक थ्योरी यानी नील बोहर एटॉमिक थ्योरी कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि नील बोहर ने क्यों ये थ्योरी प्रपोज की। इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया अबाउट रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। उसमें कुछ गलतियां थी, कुछ ड्रॉबैक्स थी, कुछ लिमिटेशन थी। उस गलतियों को, उस ड्रॉबैक्स को, उस लिमिटेशन को कम करने के लिए इन्होंने इस मॉडल को प्रपोज किया। जस्ट टू ओवरकम का मतलब है कम करना बेटा, कम करना द डिफेक्ट्स, गलतियां ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। यानी इससे पहले जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल यानी 1911 में इन्होंने जो प्रपोज किया था मॉडल, उस रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में कुछ ड्रॉबैक्स थी, गलतियां थी। उसको कम करने के लिए इसी साइंटिस्ट ने यानी नील बोहर ने 1913 में, इसके 2 साल बाद इन्होंने अपना एक थ्योरी प्रपोज किया जिसको नील बोहर एटॉमिक थ्योरी कहते हैं। इसके पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं कि इसके मेन पॉइंट्स क्या है बेटा। सबसे पहले पॉइंट में इन्होंने डिस्कस किया, डिफाइन किया शेल को। अब यहां पर क्वेश्चन अराइज हो सकता है या आपसे कोई क्वेश्चन कर सकता है कि शेल तो चलो ठीक है, मैं भी पहचानता हूं, आप भी जानते हैं, सब कोई ऑलमोस्ट जानता है कि शेल क्या है, या ऑर्बिट या एनर्जी लेवल। आपसे लोग क्वेश्चन करेंगे कि इसी शेल को किसने डिफाइन किया। नील बोहर इज द साइंटिस्ट हु डिफाइन द शेल और द ऑर्बिट, या इसको हम एनर्जी लेवल भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन ए फिक्स सर्कुलर पाथ। ये हमारे पास लेट सपोज न्यूक्लियस है, ये इसके इर्द गिर्द एक सर्कुलर पाथ है बेटा। इसी सर्कुलर पाथ में हमारे पास इलेक्ट्रॉन इसी तरह रिवॉल्व होते हैं। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द हमारे पास इसी तरह ये रिवॉल्व होते हैं। तो इन्होंने शेल को, इसको इन्होंने नाम दिया शेल को, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक खास सर्कुलर रास्ते में घूम रहे हैं इसी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, और इसी रास्ते को इन्होंने एक नाम दिया ऑर्बिट का, या इसको हम शेल कहते हैं, या इसको हम एनर्जी लेवल कहते हैं। एनर्जी लेवल हम इस वजह से इसको कहते हैं क्योंकि हर एक शेल की या हर एक ऑर्बिट की एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है, जिसकी वजह से इट इज आल्सो नोन एज द एनर्जी लेवल। फर्स्ट पॉइंट में आपके बुक के मुताबिक इन्होंने शेल को डिफाइन किया कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व होते हैं इन अ फिक्स सर्कुलर पाथ, एक खास सर्कुलर पाथ में। देखिए ये सर्कुलर पाथ है ना, और इसी सर्कुलर पाथ को इन्होंने नाम दिया शेल, एनर्जी लेवल, या इसको इन्होंने नाम दिया ऑर्बिट का। ऑर्बिट का इन्होंने नाम दिया, यहां पर मेंशन है बेटा। सबसे पहले पॉइंट में इन्होंने ये डिस्कस किया। दूसरे पॉइंट में इन्होंने ये डिस्कस किया द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इन एन ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू इट्स डिस्टेंस। देखिए ये लेट सपोज हमारे पास एटम है, एटम मैं थोड़ा नीट ड्रा करता हूं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये न्यूक्लियस है बेटा, ये एक शेल है, ये दूसरा शेल है, ये इसका तीसरा शेल है।
अब एक इलेक्ट्रॉन इस शेल में मौजूद है, ठीक है ना। अब ये न्यूक्लियस है, इसी न्यूक्लियस के करीब ये इलेक्ट्रॉन मौजूद है, सो इसकी एनर्जी कम होगी, सबसे ज्यादा यानी सबसे कम होगी इसकी एनर्जी। अब इसी दूसरे शेल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है, अब इसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इससे ज्यादा होगी। इसी लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसकी एनर्जी इन दोनों से ज्यादा होगी। कहने का मतलब यह है कि आप इसी न्यूक्लियस से जितने दूर जाते हैं उतने ही इसके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होती है। सो मैं कह सकता हूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यह है कि जब हम एक चीज को ज्यादा करते हैं, दूसरा चीज खुद ब खुद ज्यादा हो जाता है। किस तरह? यानी मैं इस डिस्टेंस को ज्यादा कर रहा हूं, पहले ये डिस्टेंस इतना था बेटा, सो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम थी। सेकंड में हमने एनर्जी डिस्टेंस इतना किया, बढ़ा दिया, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और भी ज्यादा हो गई। थर्ड में हमने डिस्टेंस और भी ज्यादा किया तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और भी ज्यादा हो गई। सो कहने का मतलब यह है कि जितना मैं डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा हूं उतना ही इसी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी ज्यादा हो रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होता है उसकी एनर्जी कम होगी, और जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के दूर होता है इसका एनर्जी हमारे पास ज्यादा होगी। द फार्दर द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस, यानी जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा, फार्दर होगा, द हायर विल बी द एनर्जी, उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा हाई होगी। दूसरा, एज लॉन्ग एज the nucleus, as long as the electrons are revolving around the nucleus in a fixed circular path, it neither loss or gain energy। देखिए बेटा, जब तक ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन इसी सर्कुलर पाथ में घूम रहे होते हैं, सो ये तो ना एनर्जी गेन करेगा ना एनर्जी लॉस करेगा बेटा। कहने का मतलब ये है कि आप नोट करें, मैं यहाँ पर एक क्लीन डायग्राम बनाना चाहता हूँ, सो जिससे आपका कंसेप्ट इसी पॉइंट्स पे क्लियर हो जाए। आप इसको ओके बेटा, मैंने डायग्राम ड्रा किया है, अब आपका कंसेप्ट और भी क्लियर होगा। सो हम ये पॉइंट पढ़ रहे थे कि ये पॉइंट, एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ, इट कैन नेदर लॉस और गेन एनर्जी। देखिए बेटा, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, क्या है? ये सेंटर में हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, और ये हमारे पास शेल है। देखिए, इसी शेल में जब तक इलेक्ट्रॉन हमारे पास इसी तरह रिवॉल्व करेंगे, इसी तरह रिवॉल्व करेंगे, सो याद रखिए ये ना तो एनर्जी गेन करेगा ना एनर्जी लॉस करेगा। यानी व्हेनेवर the electrons are revolving around the nucleus in a fixed circular path, it neither लॉस और गेन एनर्जी, ये ना तो एनर्जी गेन करेगा ना एनर्जी लॉस करेगा। अब किन कंडीशन में एनर्जी गेन करेगा या लॉस करेगा? सो अब ये पॉइंट है, यानी आपका कंसेप्ट अब क्लियर होगा कि जब तक ये इलेक्ट्रॉन इसी अपने ही रास्ते में रिवॉल्व होता है, इसी अपने ही रास्ते में रिवॉल्व होता है, ये एनर्जी ना तो गेन करेगा ना लॉस करेगा। अब गेन कब करेगा और लॉस कब करेगा, इस पॉइंट में हम पढ़ते हैं। देखिए बेटा, ये जो ऑर्बिटल है सबसे लास्ट, जिसको हम वैलेंस शेल कहते हैं या सॉरी ऑर्बिट है, सो इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। सो जब एक इलेक्ट्रॉन इसी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ आता है, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ आता है, सो इससे एनर्जी रिलीज होगी, निकल होगी, खारिज होगी। यानी ये इलेक्ट्रॉन जब इसी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ आएगा, अब इलेक्ट्रॉन लेट सपोज यहां पर आया, सो इस दौरान इससे एनर्जी रिलीज होगा या रेडिएट होगा, इससे एनर्जी रिलीज होगा। देखते हैं, when an electron jumps from a higher energy orbit to a lower energy orbit, जब इलेक्ट्रॉन इसी हायर एनर्जी ऑर्बिट से जंप करेगा इनटू ए लोअर एनर्जी ऑर्बिट, इसी दौरान क्या होगा, इट रेडिएट एनर्जी, इससे एनर्जी रिलीज होगी। दूसरा इसका अपोजिट है, जब इसका अपोजिट यहां से तो हायर में लोअर में आता था, अब यहां से लोअर में हायर में जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन इसी
So and when it jumps from a lower energy orbit, जब इसी lower energy orbit से higher energy orbit की तरफ jump करेगा, so it absorb energy, ये energy absorb करेगा बेटा। फिफ्थ वन पॉइंट हमारे पास है, इलेक्ट्रॉन आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द शेल, नट दे नेवर स्टे इन बिटवीन देम। देखिए बेटा, ये तो बच्चों की बात है कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास इसी शेल में मौजूद होंगे, इसी शेल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। ये यहां पर मौजूद नहीं कि बस इसी शेल के दरमियान हम मौजूद होंगे, नहीं, ये यहां पर मौजूद नहीं होंगे। सो इलेक्ट्रॉन आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ फिक्स सर्कुलर पाथ, जिसको हम शेल कहते हैं, और ये कभी भी इसी शेल के दरमियान मौजूद नहीं होंगे कि आज तो हमारा जी चाहता है कि हम इसी शेल में नहीं रहेंगे, लिहाजा हम इसके दरमियान अपने लिए घर बनाएंगे, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। सो इलेक्ट्रॉन आर ऑलवेज प्रेजेंट इन शेल, ये हमारे पास शेल में मौजूद होंगे। दे नेवर स्टे इन बिटवीन देम, ये इसके दरमियान प्रेजेंट नहीं होंगे। सिक्स वन पॉइंट हमारे पास है बेटा, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू mvr, ये mvr है, mvr इज इक्वल टू nh/2π, यानी इसी इलेक्ट्रॉन की एक खास एंगुलर मोमेंटम होगी, और ये एंगुलर मोमेंटम हमारे पास किस चीज के बराबर होगा, mvr इज इक्वल टू nh/2π, ये हमारे पास इस चीज के बराबर होगा। अब इसी m का क्या मतलब है, v का क्या मतलब है, r का क्या मतलब है, इसी n का क्या मतलब है, और इसी ये हमारे पास इसका क्या मतलब है। सो ये जो हमारे पास n है, इसका मतलब है नंबर ऑफ शेल। नंबर ऑफ शेल को हम डिनोट करते हैं किस चीज से, k l m n वगैरह वगैरह, यानी ये फर्स्ट वन हमारे पास k है, ये l है, ये m है, इसी तरह दूसरा n होगा, और एंड सो ऑन। या इसको हम, ये हमारे पास फर्स्ट शेल है, तो इसको मैं कह सकता हूं n इज इक्वल टू 1, यानी यहां पर n की वैल्यू 1 होगी चूंकि फर्स्ट शेल है। इसके लिए n इज इक्वल टू 2 होगी, इसके लिए n इज इक्वल टू 3 होगी, इसके लिए n इज इक्वल टू 4 होगी, एंड इसी तरह चलता है। सो इस n का मतलब है नंबर ऑफ शेल, इसका मतलब है प्लैंक्स कांस्टेंट। ये हमारे पास एक साइंटिस्ट था प्लैंक्स, जिन्होंने एक थ्योरी प्रपोज की थी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, और ये इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू है, वो वैल्यू हमारे पास क्या है, 6.6262 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34, यानी इसकी इतनी वैल्यू है हमारे पास, ये हमारे पास कांस्टेंट है। अब इस m का मतलब क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इस इलेक्ट्रॉन की एक स्पेसिफिक मास होगी, इसके बाद लेक्चर में हम पढ़ेंगे। इस v का मतलब है कि इस इलेक्ट्रॉन का एक स्पेसिफिक वेलोसिटी भी होगी, और इस r का मतलब है कि इस इलेक्ट्रॉन का एक रेडियस भी होगा। किस तरह, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद है, तो इसी न्यूक्लियस से लेकर इसी इलेक्ट्रॉन तक ये हमारे पास इसका रेडियस भी मौजूद होगा। सो अब नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने डिस्कस किया, जो कि आपके बुक में गिवन है, कि इलेक्ट्रॉन को, या चलो हम सिंपल वर्ड्स में कहते हैं, इन्होंने एक्सप्लेन किया कि इसके शेल के, यानी ये जो हमारे पास फर्स्ट शेल है, इसकी एनर्जी कम होगी, सबसे कम होगी। इसके बाद जो शेल आता है L, इसकी थोड़ा ज्यादा होगी बनिस्बत इस K के। फिर L के बाद हमारे पास M आता है, तो इसका ज्यादा होगी इसी L से, और हमारे पास लास्ट में, या हमारे पास इसके बाद N आता है, तो N की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। यानी जो शेल इसी न्यूक्लियस के करीब मौजूद होता है, इसकी एनर्जी सबसे कम होगी, और जो हमारे पास दूर होता है, इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। सो दैट्स ऑल अबाउट द टुडे लेक्चर। ओके, थैंक्स।